नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। एक बार मैंने वैसे भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ाया है, लेकिन वो तब मेरे पास उतना संसाधन नहीं था, तो मैंने उसको मोबाइल से ही बनाया था। आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को पूरा। हम लोग एकदम इस सीरीज में हम लोग क्रिस्टल क्लियर करेंगे। आज तारीख है 3/1/2024। यहाँ से हम लोग इसको शुरू करेंगे और अगले जितना भी समय लगेगा उसमें हम लोग बढ़िया से प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और आने वाले जो एग्जाम है ताकि उनके लिए बढ़िया रिवाइज भी कर सके। 3 पर्पज से हम लोग इस सीरीज को आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि भारत में जो संविधान की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, अगर हम बात करें तो भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ा सा हल्का सा चर्चा करते हैं ऐतिहासिक में कि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम लोगों ने 1750 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक के लिए उसको माना जाता है टाइम पीरियड। ठीक है, वहां से हम एक तरह से कह सकते हैं सभ्यताकारी जीवन, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद लगातार रहा, लेकिन कभी भी लोकतंत्र जैसा आज चल रहा है ऐसा कभी नहीं रहा। उसके साथ मध्यकालीन भारत में हमने 600-700 सालों तक लगभग यहाँ पर मुगलों का शासन देखा। उसमें भी लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्री व्यवस्था रही, जिसमें कि एक राजा ही जो कि न्याय देता था, राजा ही पुलिस प्रशासन देखता था। इनकेस कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो आज है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों का काम जो है राजा देखता था राजतंत्र में। ठीक है, तो तब तक तो लोकतंत्र की कोई बात ही नहीं, बस राजा ही सब कुछ सर्वे सर्वा होता था। लेकिन जब देश, उसके बाद तो हम लोग बता रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रिटिश शासन आ जाता है। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। वो व्यापार करने के लिए पहले वहां से भारत आते हैं, धीरे धीरे करके यहाँ 1757 में प्लासी का युद्ध, यहाँ की राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू करते हैं। और 1764 में बक्सर, ये दोनों जो युद्ध होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध, इन दोनों युद्ध के बाद लगभग ये हो गया कि अब भारत में मुगलों का साम्राज्य खत्म हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य शुरू हो जाता। वैसे तो उन लोगों ने हस्तक्षेप पहले से करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1764 में बक्सर और 1757 में पहले, उसके पहले प्लासी का युद्ध होता है। ये सब मैं आपको इतिहास में मैंने आपको अच्छे से बताया है। इन युद्ध के बाद लगभग 200 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश शासन रहता है। ठीक, फिर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। ये सब तो बेसिक बातें हैं।
जो आप सबको पता होंगी। ठीक है, अब देखिए, जब देश आज़ाद होता है तो सभी के मन में था कि हमें देश में कैसी राजनीतिक प्रणाली को रखना है, और उसमें विकल्प था कि हम चाहे तो राजतंत्र कर लेते, चाहे लोकतंत्र कर लेते, जो भी राजनीतिक प्रणाली हम चाहते थे। तो उस समय के जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, चाहे तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमको आज़ादी मिली, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमें आज़ादी मिली थी, जिसमें भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, तो फिर महात्मा गांधी जी और खासतौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू समेत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सब लोकतंत्र के महान समर्थक थे, लोकतंत्र के महान समर्थक थे। देखिए, इसके पीछे से हम थोड़ा जाते हैं बात को, तो इन्हीं के प्रयासों से ही भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इन्हीं लोगों के प्रयासों से भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोग इसके लिए कहेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया, लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया को अपनाया गया, शासन को अपनाया गया। अब क्या इनके मन में ऐसे डायरेक्ट आ गया? नहीं, हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। देखिए, (1776) को अमेरिका आजाद होता है। समय आपको इतिहास में सब कुछ मैंने बताया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो इसने पहले लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया, इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया। ठीक, उसके बाद फिर 1789 में फ्रांस आजाद होता है। ये सब ब्रिटिश से ही आजाद होते, यहाँ 13 उपनिवेशों ने विरोध किया था। ठीक है, उसके बाद ये लगातार देश फिर आजाद होने लगे। 1917 में रूस को भी आजादी मिलती है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। आजादी मिली, तो इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मन था कि अगर ये लोग लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था को चला सकते हैं, तो हमें भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना चाहिए, जिससे कि देखिए भाई, मूल रूप से शासन किसके ऊपर करना, हमें जनता के ऊपर करना है, तो क्यों ना अधिकार दे दिया जाए जनता को ही शासन का, भाई शासन का। ठीक है, आज भी जो शासन होता है वो जनता ही करती है, लेकिन इसलिए कि अपने प्रतिनिधि चुनती है, हम सांसद विधायक जो चुनते हैं वो जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। सांसद व विधायक जो भी हम चुनते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि पंचायत लेवल से लेकर के जो भी चुने जाते हैं, जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। जनता अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, फिर बाद में वो जाकर के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, कानून बनाना, ये सब काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया कि भारत में थोड़ा सा किस तरीके से लोकतंत्र का विचार आया। अब हम बात करें तो देखिए, ब्रिटिश के समय काल में जब देश आजाद होने वाला था, लगभग 1940 के आसपास, तो मिस्टर चर्चिल बोलते, चर्चिल ने क्या किया, भारतीयों को चुनौती दे दी, भारतीयों को चुनौती कि भारतीय अपना शासन व्यवस्था नहीं चला सकते, भारतीय अपना शासन व्यवस्था नहीं चला सकते, उसने ऐसे चैलेंज कर दिया था भारतीय अपना शासन व्यवस्था को नहीं चला सकते। तो फिर बहुत सारे, सबसे पहले इस चैलेंज को स्वीकार किया, भाई भारत के जो भी संविधान निर्माता रहे, मैं सब आपको बताऊंगा, उन्होंने स्वीकार किया, नहीं हम अपना संविधान बनाएंगे, अपनी शासन व्यवस्था को चलाएंगे। तो सबसे पहले एक संविधान बनाने की हमारे यहाँ बात की है। 1934 में ये पूछा जाता है, एम एन रॉय
ने सर्वप्रथम संविधान बनाने का विचार व्यक्त किया, बनाने का विचार लेकर के, ठीक है, कि हमारा अपना एक संविधान होगा। इस संविधान का मतलब होगा कि हम कुछ, संविधान क्या है, ये तो मैं बताऊँ, बहुत सारे नियमों का एक समुच्चय है जिसके अनुसार हम देश की शासन व्यवस्था को चलाएंगे। ठीक, अब देखिए, फिर देश 1934 की बात है, 1947 में देश आजाद हो जाता है। 1947 में 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। ठीक है, अगस्त को आजाद हुआ। नेहरू जी पहले ही देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे अंतिम सरकार के रूप में। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ, अब बात आती है संविधान सभा के गठन की। तो संविधान का निर्माण, देश में एक संविधान सभा की गठन की गई जो कि भारत में संविधान सभा संविधान का निर्माण करेगी। उसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई, तो वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ब्रिटिश काल के दौरान क्या कुछ हो रहा था उसकी हम चर्चा कर ले। ब्रिटिश काल, वो तो मैंने बहुत कुछ आपको इतिहास में बताया भी है। ब्रिटिश काल में थोड़ा सा हम लोग पीछे से चर्चा कर लेते हैं, 1773 से लेकर के 1758 तक। ठीक है, देखिए 1773 में आया था एक रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे कि मैंने आपको इतिहास में बताया था पहले कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर था। मैंने आपको ये सब इतिहास में कई चीजें बताई हुई है। गवर्नर था को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, चलिए ठीक, बना दिया गया, ये हुआ। उसके बाद जो प्रावधान हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1774 में पूछा जाता है, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, उच्चतम न्यायालय स्थापित। ठीक है, ये 2-3 बातें थी जो महत्वपूर्ण थी। साथ में जो देखिए 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास और साथ में मुंबई। 1773 एक्ट के द्वारा बंगाल, बिहार, बंगाल, मुंबई और साथ में मद्रास प्रेसिडेंसी को, मद्रास के गवर्नर को इन्हीं के अधीन ला दिया गया। बंगाल की गवर्नर जनरल के अधीन, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया, जनरल के अधीन ला दिया गया। ठीक, अधीन लाया गया। ये बातें हो गई। उसमें क्या हुआ कि एक तरह से हमने सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया, एक तरीके से शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण कर दिया, शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण कर दिया। तो ये 2-3 बातें याद रखनी। 1773 में एक्ट में क्या हुआ, बंगाल की गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल की गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके पीछे की बातें मैंने आपको इतिहास में पढ़ाई है, या जब ये इतिहास पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अब आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो फिर इतिहास में इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बना दिया गया 1773 बंगाल। अब उसके बाद क्या हुआ कि
बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी दोनों आने लगी। अब ये तीनों का गवर्नर जनरल हो गया। और साथ में 1774 ये कुछ सुधार के नाम पे ब्रिटिश लोग लगातार कर रहे थे, लेकिन रियल में कुछ सुधार हो नहीं रहा था। ठीक, उसके बाद फिर नया नया रेट लिए थे 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। कुछ मैं आपको इसमें जो इन्होंने ब्रिटिश समय में क्या किया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया, देखिए जो पेपर पूछा जाता है, द्वैध शासन की व्यवस्था, द्वैध शासन की शुरुआत, ठीक, की शुरुआत किया, ये बात हो सकती है। नंबर 1 पूछा जा सकता है किस एक्ट के द्वारा, तो द्वैध शासन के एक्ट के द्वारा 1984 के अंतर्गत। साथ में कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को अलग कर दिया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया, ठीक है। दो बातें इसमें आई थी, ये आप देख लेंगे, समझ लें। बस ये 2-3 बातें थी इसमें, और ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी एक्ट नहीं था। हो सकता है हिस्ट्री में भी इससे पूछा जा सके कि कंपनी के ये सब क्या था, वाणिज्यिक राजनीतिक क्या था, ये सब मैंने आपको बताया। कि ये बताया कि कंपनी अब राजनीतिक काम और वाणिज्यिक काम नहीं करेगी, अलग अलग करेगी। पहले कंपनी राजनीतिक काम भी देखनी थी और वाणिज्यिक काम भी देखती थी। इतना ज्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए यहाँ तीसरा थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ से। राजनीतिक कार्य जो थे वो एक नियंत्रण बोर्ड को दे दिए। राजनीतिक कार्य एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के अंतर्गत कर दिया। बोर्ड की स्थापना के अंतर्गत, ठीक है। और साथ में जो व्यापारिक मामले थे, एक निदेशक मंडल को दे दिया। कि इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूछा भी नहीं, वरना बस इतना पूछा जाता है कि कंपनी के द्वैध शासन की शुरुआत तो 1784 के एक्ट के द्वारा, ठीक। अब देखिए ये इसके कुछ फीचर से ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे कौन कौन से थे, तो ये, ठीक, ये निदेशक मंडल के अंतर्गत रखा गया। इतना ज्यादा ये वाला भी, ये इतना महत्वपूर्ण, जहाँ पे पेपर में प्रश्न आता है वो मैं आपको जरूर बताता चला जाऊंगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि 1833 में 1833 का चार्टर अधिनियम आया। क्या है? चार्टर अधिनियम। देखिए यहाँ से क्या प्रश्न पूछता है, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि जो चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ करके, सॉरी 1813 का भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम 1833 को पढ़ेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले आपको 1813 बताता हूँ। देखिए 1813 का चार्टर है, ठीक है। इसमें पहली बात क्या थी, इसमें चीन, पेपर प्रश्न पूछता है, चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके, चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। कंपनी का एकाधिकार, इसका मतलब समझ रहे, अधिकार समाप्त कर दिया गया। देखिए इस कंपनी पहले मोनोपोली हुआ करती थी, कंपनी की केवल कंपनी अकेले ही ब्रिटिश कंपनी शासन करेगी। अब यहाँ पे पुर्तगालीज या कोई दूसरी भी आ करके यहाँ पे अपना इन दोनों व्यवसाय को छोड़ करके कोई दूसरी कंपनी भी आ करके व्यापार कर सकती थी। पुर्तगाली ने बोल ब्रिटिश की कोई दूसरी कंपनी, ऐसा है, ठीक है। यही पूछता है किस अधिनियम के द्वारा, 1813 की चार्टर अधिनियम के द्वारा चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरा नंबर पे क्या था कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान, 1 लाख रुपए का प्रावधान।
रुपए का प्रावधान किया गया। नंबर 2 बात है, ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण। और तीसरी बात जो आती है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की शुरुआत। इसके लिए वो धर्म प्रचार नहीं करते थे, धर्म परिवर्तन कराते थे, शुरुआत, ठीक, ये चीज कर दिया गया। अब हम देखिए, ये तो हो गया 1813 का चार्टर एक्ट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसमें ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा के लिए किसी 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट में चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के अधिकार समाप्त किया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार, इसके लिए धर्म परिवर्तन था एक तरीके से की शुरुआत की गई। ये तीनों पॉइंट आपको एकदम से याद रटे होने चाहिए बिल्कुल। ये अभी शुरुआत कर रहा हूँ, तो राज व्यवस्था एक तरफ शुरू भी नहीं हुई, ये तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ बेसिक बातें जो ब्रिटिश काल में भी शुरुआत हो गई थी राज लेकर के, कि कुछ ना कुछ ब्रिटिश का ये सब मैंने इतिहास में आपको पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये सब एक बार क्लियर कर दूं तो पढ़ाने और पढ़ाने दोनों मजा आएगा। दूसरी बात, फिर 1833 में देखिए, फिर नया में चार्टर एक्ट आया, फिर का चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इन्होंने सबसे पहले किया, चीन और चाय के साथ भी एकाधिकार को खत्म कर दिया। चीन और चाय के साथ भी एकाधिकार खत्म, भी व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है। इस एक्ट के द्वारा किया गया अधिकार को खत्म कर दिया गया, ठीक। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तीसरी बात, आज की कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसमें कौन थे, वारिंग हेस्टिंग, बेंटिंग, याद रखना है बिल्कुल से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को याद रखना है, ठीक है, जो कि पूरे बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इनको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। ये थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको इतिहास ये पता रहेगा, तभी आगे मुझे पढ़ाने में मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी। एक पॉइंट और इसमें आता है कि इसी एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की खुली चयन की शुरुआत, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन, खुली प्रतियोगिता का आयोजन पूछा जा सकता है, एक पॉइंट में, प्रतियोगिता का आयोजन, ठीक है, आयोजन, ये पॉइंट हमको याद रखना है। अब देखिए, फिर ये लेकर के आते हैं 1853 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का अलग, यही सारे प्रश्न हैं जो मैं बता रहा हूँ, पूछे जा सकते हैं। विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग किए गए, प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया, अलग किया गया, पूछा जा सकता है। मतलब था इसका कि अब विधायी कार्य जो है वो दूसरे गवर्नर जनरल करे की हिस्से में आएगा, और साथ में जो प्रशासनिक कार्य होगा इसके लिए एक विधान परिषद
विधायी कार्यों के लिए विधान परिषद, विधायी कार्यों के लिए विधान परिषद, के लिए विधान परिषद के लिए विधान पार्षद, और साथ में एक छोटी संसद कह सकते हैं इसको, एक छोटी संसद की तरह कार्य करने लगी। ठीक है, मतलब बस इतना याद रखना है, गवर्नर जनरल के विधायी कार्य याद किसमें किया गया, 1853 के चार्टर एक्ट में। और साथ में सिविल सेवकों के लिए 1833 से थोड़ा सा बढ़कर के सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता और अधिक खुली कर दी गई। प्रतियोगिता इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, और अधिक खुली कर दी गई, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था दूध की हिस्ट्री में बताया था 1857 में क्रांति हो जाती है, 1857 ईस्वी में क्रांति हो जाती है। पूरा इसको मैंने आपको इतिहास में पूरा हिस्ट्री में पढ़ाया था। ठीक है, तो इस जब 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ताज को पता चला कि अरे ये तो पूरे देश में विद्रोह हो रहा है, पूरे देश में नहीं तो एक बड़े हिस्से में तो विद्रोह हो रहा था, तो उन्होंने वहां से फिर सुधार के नाम पे कुछ नए फिर से व्यवस्था की। अब इन्होंने क्या किया कि 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया। अब देखिए पहले एक्ट आता था, भारत शासन आ रहा है। ठीक है, 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। क्या आया, भारत शासन अधिनियम नंबर 2। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ कि जो कंपनी का शासन था वो सीधे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चला गया। कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सीधे ब्रिटिश ताज, महारानी विक्टोरिया, ब्रिटिश ताज जिसे कहते हैं, या महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत चला गया। ठीक है, ये दो बातें हो गई। पहला क्या हुआ, 1858 भारत शासन अधिनियम, जिसके अंतर्गत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज महारानी की विक्टोरिया के अंतर्गत ये शासन चला गया। ठीक, इसमें क्या हुआ कि दो तीन बातें यहाँ से पूछी जाती हैं। पहली बात, ये 1858 के चार्टर है, उसके बाद क्या किया गया कि गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। एक यहाँ से और प्रश्न पूछता है कि जो 1858 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति हुई थी, किसके समय हुई थी? तो यहाँ पे आके लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, ये प्रश्न ही पूछा गया है यूपीएससी में कि जो 1857 की क्रांति हुई थी वो किसके समय हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी।
इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय कहा जाता है, क्योंकि इसी या अंतिम गवर्नर जनरल, ये भी कह सकते हैं, अंतिम गवर्नर जनरल। ये सब प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब प्रश्न आ सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग बात करें तो इसमें हुआ क्या था। 1858 की जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसके द्वारा भारत में राज सचिव का पद सृजित किया गया। किसका? राज सचिव का एक पद बनाया गया, सचिव का पद सृजित किया गया, ये पूछा कर किया गया। साथ में जो गवर्नर जनरल के अधीन नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर दिया गया, निदेशक कोड को समाप्त कर दिया गया। ये बातें हुई इसमें, समाप्त कर किया गया, ठीक, ये हो गया। इतनी सारी बातें इसमें हो गई। फिर आता है, ये तो हो गया, ठीक है। फिर आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, ठीक है ना। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, शक्ति दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण। अध्यादेश क्या होता है उसे मैंने एक बार जब पढ़ाया था पॉलिटी में तब बताया था, लेकिन फिर मैं जब अगली बार पढ़ाऊंगा तब फिर आपको बताऊंगा कि अध्यादेश क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आया था 1892 का अधिनियम। तो देखिए आप लगातार आए थे, जो भी पॉइंट हो गए इसे बता देता हूँ। परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किया गया, ठीक। तो ये देखिए, ये इतना शुरुआत में ब्रिटिश काल के टाइम पे जो मेन 1892 तक था। हम अभी आज 35 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। इसमें हमने देखिए कौन कौन से एक्ट पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने थोड़ा सा आपको इतिहास बताया, उसके बाद फिर 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर, 1861 का चार्टर, 1884 का चार्टर, ठीक है। उसके बाद फिर
1884 कितना नहीं पढ़ा हमने, 1892, सॉरी 1892, जो अभी हमने आपको ये पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो इसमें जो मेन बातें थी वो हमने आपको यहाँ पे बता दी है। इसके बारे में कुछ बताया, इसके बारे में तो अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे रोक देता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसके थोड़ी देर बाद में अगला वीडियो बनाता हूँ 1909 के चार्टर अधिनियम से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो फिर लोग देखेंगे। ये 2 एक्ट और बचे हैं, उनको भी इसी में कर देता हूँ। 1800, चलिए 2 एक्ट और इसी में कर देता हूँ मैं, नहीं तो फिर एक सीरीज जो है वो टूट जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आया था 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, आता, ठीक है। ये वायसराय था उस समय, और ये सचिव हुआ करता था, ठीक है। देखिए मार्ले मिंटो सुधार के नाम पे इन्होंने क्या किया, पहली बात क्या ले आया, जो एक तरह से इसको कहते हैं कि देश में डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स को एकदम डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स को इन्होंने जमीन पर उतार दिया, इन्होंने जमीन पर उतारा। मतलब ये मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, ये खैर इसको लिखना नहीं ये कोई ऐसा था, लेकिन ये रियल में यही था ये, ठीक है। ये कोई ऑफिशियल में ये बात नहीं थी, लेकिन रियल में यही था कि इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स खेलना एकदम से शुरू कर दिया। तो इस अधिनियम की जो कुछ विशेषताएं मैं आपको बता दूं, इसमें क्या था कि पहली बार भारतीय वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका से सूचना बनाने का प्रावधान किया गया। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण था पृथक निर्वाचन की शुरुआत, पृथक निर्वाचन की शुरुआत। मैं आपको थोड़ा सा ये पृथक निर्वाचन क्या होता है ये बता देता हूँ। देखिए आज जैसे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, इलेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए मान लेते हैं एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, कुछ वोटर है, मान लीजिए 3 लाख वोटर है, ठीक। इसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई क्रिश्चियन भी होंगे, एससी ओबीसी दलित सभी होंगे, ठीक है। अगर हम पृथक निर्वाचन की बात करें तो पृथक निर्वाचन में क्या होता है कि जिसके लिए ये आरक्षित कर दी जाएगी, पृथक निर्वाचन, रिजर्वेशन अलग होता है, पृथक निर्वाचन अलग होता है। पृथक निर्वाचन में जिसके लिए भी ये रिजर्व कर दी जाएगी, फिर उसके अलावा यहाँ पे कोई दूसरा वोट नहीं कर सकता, कोई दूसरा मत नहीं दे सकता। यही विवाद हुआ था। फिर भाई ये तो मान लीजिए हमने ये सीट है, यहाँ पृथक निर्वाचन की शुरुआत मुसलमानों के लिए की गई थी, मुस्लिमों के लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि उस सीट पर मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होगा, मुस्लिम जनता ही वोट करेगी, फिर इसके मतलब मुस्लिम ही जीतेगा। ये होता है पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन। यही विवाद बात मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन 1932 में जब पूना पैक्ट होता है, उसमें वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे थे, जिसको महात्मा गांधी ने नहीं माना, और वो अनशन पे चले गए कि मैं ये तो मान ही नहीं सकता कि आप पृथक निर्वाचन कर लें। जबकि रिजर्वेशन क्या होता है, मान लीजिए कोई सीट हमने रिजर्व करी, मान लीजिए ये सीट एससी के लिए रिजर्व है, इसमें क्या होगा कि प्रत्याशी केवल एससी होगा, बाकी मत सभी लोग करेंगे, मत सभी लोग करेंगे, लेकिन बस एससी सीट रिजर्व है तो केवल प्रत्याशी एससी हो सकता है। वहां पे क्या था, मत देने वाले भी केवल मतलब मुस्लिमों के लिए रिजर्व की शुरुआत की गई थी पहली बार। ये सबसे इसका महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है पृथक निर्वाचन की बात। इसीलिए मिंटो को कहा जाता है सांप्रदायिकता का जनक, कि भारत में जो सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। किसका जनक? सांप्रदायिकता का जनक। सांप्रदायिकता क्या होती? सांप्रदायिकता होती जब हम एक पक्ष की हितों के लिए दूसरे पक्ष के हितों पर कुठाराघात का पक्ष के हितों की बलि दे देते हैं, हितों की बलि दे देते हैं, तो ये होता है सांप्रदायिकता, ठीक है। लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। मैं आपको एक क्या बहुत खास पॉइंट बता दूं कि जब देश विभाजन के लिए, या हम कुछ एडिशनल चीजें बता रहा हूँ, ये
यहीं तक था उसमें 1909 के एक्ट में। देश विभाजन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्ना को नहीं बल्कि लाल मिंटो को जिम्मेदार मानते थे। लाल मिंटो को जिम्मेदार मानते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो अगर ये पृथक निर्वाचन की शुरुआत ना वहां से की होती तो शायद आज भारत देश का बंटवारा नहीं होता। तो मैंने इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है। तो ये इसमें एक पॉइंट ये था कि भाई पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। इसमें एक पॉइंट और था कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद का साथ एसोसिएशन बनाने का प्रभाव नहीं। किसी भारतीय वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान। भारतीय को वायसराय, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाना। कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने की बात की है। थोड़ा याद रखना है, बनाने की बात की गई। इसमें सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। अब इसके बाद आता है 1919 का 10 साल बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम, यह रखना। इसमें क्या किया गया था? देखिए 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। इसमें पृथक निर्वाचन को और बढ़ाया गया। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था? पहला पॉइंट इसमें किया गया कि जो पृथक निर्वाचन है ये मुस्लिमों के साथ साथ सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और साथ में यूरोपियों के लिए बढ़ाया गया। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसके लिए सिखों के लिए, भारतीयों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए और साथ में आंग्ल भारतीयों के लिए। देखिए आंग्ल भारतीयों तो रिजर्वेशन था जो खत्म कर दिया 104वें संविधान संशोधन, वो मैं आपको साथ में बाद में बताता जाऊंगा। और देखिए इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई, किया गया 1892 में अप्रत्यक्ष और 1919 में प्रत्यक्ष। ये प्रश्न आया हुआ, ये प्रश्न है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के किया? 1919 के भारत शासन अधिनियम। इसमें भारत शासन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम में ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या किया गया ना, दूसरा पॉइंट, राज्यों में, बेसिकली इसको राज्य नहीं कहेंगे, प्रांत कहेंगे, उसमें प्रांत कहते थे। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, की है, ये हुआ। अब ये द्वैध शासन क्या था और इसमें थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। द्वैध शासन था क्या? देखिए
ड्यूअल गवर्नेंस, इसमें क्या था, द्वैध शासन। गवर्नर जनरल के विषय, गवर्नर जनरल के विषय को दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है हस्तांतरित, ठीक है। तो आरक्षित विषय में क्या किया गया, जो भी महत्वपूर्ण विषय थे, इसकी सूची हमें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये समझना कुछ महत्वपूर्ण विषय गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से आरक्षित विषयों पर कानून गवर्नर जनरल जो था कार्यपालिका परिषद की सहायता से करता था, और कानून कार्यपालिका परिषद की सहायता से बनाता था, ठीक है। ये कह सकते हैं शासन करता था की सहायता से। और जो हस्तांतरित विषय थे, इसमें क्या होता था, गवर्नर शासन होता था, इसमें वो मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के मंत्रियों की सहायता से करता था, सहायता से जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, विधान परिषद के लिए उत्तरदायी थे। इसमें क्या होता था, गवर्नर जनरल आरक्षित कर लेता था, इसमें कानून बना के कार्यपालिका परिषद की सहायता होती, गवर्नर के लिए कार्यपालिका परिषद की सहायता से आरक्षित विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे, ठीक है। इसको गवर्नर जनरल अपने पास आरक्षित कर लेता था, और हस्तांतरित कुछ मुद्दे होते थे जिनमें मंत्रियों की सहायता से विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से ये करता था। इसमें गवर्नर जनरल कार्यपालिका भी इंटरव्यू पूछ जाता है, आरक्षित और आरक्षित विषयों पर कानून गवर्नर जनरल कार्यपालिका परिषद की सहायता से करता था, या जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, सॉरी इसमें हाँ, यहाँ पे जो सदस्य परिषद होती थी ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, तो कोई जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पाती थी, ये प्रति उत्तरदायी नहीं सॉरी ये हो गया। और हस्तांतरित उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। तो ये हो गया, इसमें दो तीन बातें थी। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो वर्तमान में यूपीएससी है, इसके गठन की अनुशंसा की थी ली कमेटी बनी थी, ली कमेटी ने यूपीएससी के गठन की अनुशंसा की थी, पूछा जा सकता है गठन की अनुशंसा की, कहा कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो मेरिट पद्धति का प्रहरी हो, मेरिट के आधार पर हम अधिकारियों नियुक्त करें, ठीक है। तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही आया था, ये प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत, तो पूछा जाता है कि अंतर्गत, ठीक है। तो 1926 में जो 1926 में यूपीएससी का गठन जो किया गया था, यहाँ यूपीएससी का गठन भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया था, या भारत का शासन अधिनियम के एक प्रावधान थे कि हमें एक यूपीएससी का गठन किया था, बेसिकली वो प्रावधान ली कमेटी की अनुशंसा पे थी। इस कमेटी का नाम कई बार पूछ लेता है, ली कमेटी किससे रिलेटेड है। अभी मैं आपको एक बटलर कमेटी आगे बताऊंगा, वो उसका तो प्रश्न ही पूछा था, ली कमेटी भी पूछा जा सकता है। मैं आपको एकदम दूध से निकाल करके वो दे रहा हूँ, क्या बोलते इसको, खोया। तो बहुत जहाँ जहाँ से प्रश्न आता है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कम्युनल अवार्ड की। देखिए यहीं पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं।
ऐसा है ना कि इसको हम पूरा पढ़ दूं नहीं करा दूं, नहीं तो फिर ये भले ही 1 घंटे का वीडियो 50 मिनट का वीडियो हो गया, पूरा कर दूं नहीं तो फिर आगे उसमें ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ये करें। ठीक है, 1932 में रैमजी मैकडोनाल्ड अवार्ड बोलते हैं, रैमजी मैकडोनाल्ड ने एक सांप्रदायिक अवार्ड बोलते हैं, बेसिकली ये दलितों के लिए सांप्रदायिक अवार्ड। ठीक है, इसमें क्या किया गया, तो मैंने आपको बताया 1909 में मुस्लिमों के लिए ठीक है के एक्ट में, 1919 के एक्ट में, भारत शासन अधिनियम में सिखों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीय, ठीक है, इनके लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। तो 1919 में जो रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड आया था, ये बेसिकली जिसमें आज जिनको हम SC ST कहते हैं उसमें दलित ही कहा जाता था। ठीक है, दलितों के लिए सांप्रदायिक अवार्ड क्या कि पृथक निर्वाचन की बात की है, अवार्ड की बात की है। इसका मतलब ये था जो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि पृथक निर्वाचन, मान लीजिए ये विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है, ये दलितों के लिए इसको हम पृथक निर्वाचन मान लेते, इसको कर रहे हैं दलितों के लिए पृथक निर्वाचित सीट है, पृथक निर्वाचित सीट है। ठीक है, इसमें अब क्या होगा, दलित मतदाता होंगे, सभी होंगे, यहाँ ब्राह्मण भी होंगे, OBC भी होंगे, SC ST OBC सामान्य सभी मतदाता होंगे। ठीक है, जब हम पृथक निर्वाचन की बात कर देंगे तो इन मतदाताओं की जो मताधिकार है नल एंड वाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल यहाँ पे जो जिसके लिए रिजर्व हो, ये दलितों के लिए जो निर्वाचन पृथक निर्वाचन किए तो वही इसको वोट कर सकते हैं। इस बात को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी, ठीक है, गांधी जी में मतभेद हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके समर्थक थे, कभी आपसे पूछे सांप्रदायिक निर्वाचन के समर्थन में थे, और ये महात्मा गांधी जी के विरोध में थे। तो महात्मा गांधी जी का मानना ये था कि देखिए भाई, देश स्वतंत्र होगा तो देश में सभी लोग होंगे, मत देने का अधिकार सभी लोगों को होना चाहिए। डॉक्टर भीम अम्बेडकर मानते थे कि दलितों की हालत देश में इतनी खराब है कि अगर हमने उनको पृथक निर्वाचन नहीं दिया तो शायद वो एक भी सीट जीत नहीं सके। भाई, जो आज उनकी स्थिति है 1932 में जो दलितों की स्थिति है वो तो किसी से छिपी नहीं है। ठीक है, उनका ये मानना था कि हो सकता है कि एक भी सीट जीत ना सके, तो हम पृथक निर्वाचन की बात करें तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने फास्ट टिल डेथ, वो क्या करते थे, फास्ट अप टू डेथ, मतलब भूख हड़ताल, क्या करते थे, भूख हड़ताल पे बैठ गए, हड़ताल कि अगर ये लागू होगा तो मैं मतलब फिर नहीं जीना चाहता, मतलब ये था। ठीक है, फिर इसी में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी की जब ऐसी हालत को देखा डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी, तो अपने कदम एकदम उन्होंने पीछे खींच लिए। तब उसके बाद क्या हुआ, यहीं से रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। ठीक है, खासतौर पे SC ST के लिए। OBC के लिए जो रिजर्वेशन है ये 1990 के बाद आता है, लेकिन SC ST के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था यहीं से की गई। अब देखिए फिर इसमें क्या किया गया कि भाई अब दलितों के लिए सीटों को कुछ बढ़ाया गया, किसमें विधानसभाओं में शायद 74 से लेकर के 147 किया गया, कुछ ऐसे इसमें किया जाता है। बेसिकली बाद में डॉक्टर भीम अम्बेडकर मान जाते हैं, तब यहाँ से रिजर्वेशन की शुरुआत की गई। भाई, दलितों के लिए सीट रिजर्व, हाँ, उस पर वोट सभी लोग करेंगे, वोट सभी लोग करेंगे, लेकिन प्रत्याशी दलित आज भी देंगे। सीटें हमने लोकसभा विधानसभा में रिजर्व कर रखी है। ठीक है, विधानसभा में SC ST के लिए सीटें जो रिजर्व है वो यही है कि भाई उनके लिए हम सीटों को रिजर्व कर देंगे। ये हो गया, ये तो थी बात। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये लगातार सुधार के नाम पे कुछ ना कुछ लगातार करते रहते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सुधार नहीं चाहते थे, वो भारत को और अधिक गुलाम बनाने का पूरा प्रयास ही करते थे। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ
कि जो प्रावधान पूछा जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया, ये प्रश्न ही पूछा जाता है। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके राज्यों में केंद्र में शुरू किया गया। ये पॉइंट ही बस आपको एकदम रट लेना है, ठीक है। जिसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, इसमें क्या था कि 3 सूचियां बनाई गई, केंद्रीय सूची जिसे संघीय बोलते हैं, राष्ट्र सूची और साथ में समवर्ती सूची, ठीक है। इसमें कानून केंद्र बना सकता है, इसमें राज्य बना सकता है, इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे हम लोग कानून की तरफ चलने लगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से बात की गई कि इसमें उस समय 59 विषय थे, इसमें 59 केंद्र में, उसमें विषयों को अलग अलग बांटा गया। इसमें 59 विषय 59, ठीक है, इसमें 54 और इसमें ये याद रखना नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 36 विषय रखे गए, कौन कौन इस पर कानून बनाएगा। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अब हम लोकतंत्र की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा चुके हैं। देश भी आजाद होने वाला है, 1535 में हम तो गा चुके हैं, 12 साल बाद देश भी आजाद हो जाएगा, ठीक है। इसने भी रिजर्व बैंक की स्थापना जो की है इसी के अंतर्गत की है। सुप्रीम कोर्ट देखिए, उसके साथ लोक सेवा आयोग की स्थापना के बाद जो प्रांतीय उच्चतम न्यायालय इसमें क्या किया गया, आरबीआई की स्थापना पूछे जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, भारत शासन स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत 1935 में की गई। ये इसी के अंतर्गत 1935 में किया गया, 34 में ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, राज्य लोक, देखिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना को तो 1919 में आ गया। तो 19 में राज्यों में लोक सेवा आयोग की बात, राज्यों में लोक सेवा आयोगों की स्थापना की बात, आयोगों की स्थापना की बात की गई, ठीक है। ये हो गया। अब हम राज्यों में भी लोक सेवा आयोग की स्थापना करेंगे, तो महत्वपूर्ण 2-3 बातें थी, वो मैंने आपको इसमें बता दी। अब देश आजाद होने वाला है और 1935 अब लाते हैं हम 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा लाया गया, और भारत में लाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें कुछ प्रावधान थे कि भाई भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद फिर इसके देखिए भारत को अब यही समझना है, 15 अगस्त 1947 को तो डोमिनियन बने। डोमिनियन क्या था बेसिकली, देखिए स्वतंत्र देश में क्या होता है कि पूरी संप्रभुता होती है, संप्रभुता अपने पास होती, लेकिन डोमिनियन में संप्रभुता नहीं होती। भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान नामक 2 देश जो डोमिनियन थे, मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत अभी भी थे, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत
अभी भी थे। अभी ये पूर्ण तरीके से दोनों स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। अब ये कब स्वतंत्र होंगे? जब इनका अपना संविधान होगा, इनके पास संविधान होगा। अभी इनको राज्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज्य की परिभाषा क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ। तो हमने जो विभाजन के साथ स्वतंत्रता हमें मिली वो डोमिनियन स्टेट के रूप में मिली थी, पूर्ण स्वतंत्र नहीं थे हम, अभी भी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही थे। पर ये था कि अब हम अपना शासन करने के लिए हम स्वतंत्र हो चुके थे, ठीक है। डोमिनियनों को अपना शासन, डोमिनियन राज्य को, अपने देशों को अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी गई। संविधान बनाने की स्वतंत्रता दी गई। क्या दी गई? स्वतंत्रता दी गई, ठीक है, डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत। साथ में भारतीयों को ये कहा गया कि जितना जल्दी हो सके अपना संविधान बनाए। अब हम लोग यहीं से शुरू करेंगे भारत के संविधान के बारे में आगे की चर्चा, ठीक है। अब देखिए कितना बढ़िया हमने लिंक किया, इसको यहाँ से हम छोड़ते हैं इस वीडियो में। इसमें आप देखिए आज मैंने कितनी सारी चीजें आपको पढ़ा डाली, ठीक है। पीछे बैक होते चले जाइए ना। तो इस वीडियो में आज हमने कुछ आपको काफी चीजें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में लगभग 1 घंटे में चर्चा करी। अब हम क्या करेंगे कि एक संविधान का जो निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी का तक ये वीडियो देखने के लिए